नमस्कार साथियों इस वीडियो में एक बहुत ही महत्वपूर्ण जजमेंट जो भी लेटेस्ट आया उसके बारे में बात करेंगे। जहाँ पे पैतृक संपत्ति जो है वो बेचना भारी पड़ गया, यानी कि खरीदने वाले पर भी जो प्रतिवादी था उस पर 1 लाख का जुर्माना। और जिस जज ने जो है पैतृक संपत्ति पर कब्जा करने का जो आदेश दिया उस पर भी विभागीय कार्रवाई के आदेश हो गए। चलिए मैं आपको पूरा प्रकरण समझाता हूँ, कहाँ से दिया सब कुछ, ठीक है। और अगर आप किसी मैटर पर विशेषज्ञ द्वारा कानूनी राय लेना चाह रहे हैं साथियों, तो कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और जो भी लोग जूनियर एडवोकेट हैं वो ये कोर्ट ड्राफ्टिंग नियम ई बुक देख सकते हैं। इसमें आपको काफ़ी चीज़ें मिलती हैं, जैसे मान लीजिए कब्जाधारी की बेदखली के लिए वाद, सूट फॉर डिक्लेरेशन, कैविएट, अवैध निर्माण रुकवाने के लिए, दाखिल खारिज करवाने हेतु, दाखिल खारिज रुकवाने हेतु, दाखिल खारिज कैंसिलेशन, रजिस्ट्री कैंसिलेशन, कब्जा हटवाने के नियम, ज़मीन बंटवारा, सीमांकन संशोधन, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सभी चीज़ें जो है आप मिलेंगी। यहाँ पे आपको ये भी मिलेगा कि रजिस्ट्री जो है वो कैसे रुकवाएं, पैतृक ज़मीन की रजिस्ट्री कैसे रुकवाएं, वो भी आपको ये सारे नियम यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। अगर आपको ये लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लें, व्हाट्सएप नंबर हमारा ये दिया गया, आप ले सकते हैं। ये आते सीधा अपने टॉपिक पर, देखिए साथियों ये दिया गया है इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा। क्या यहाँ पे आप हेडलाइंस पढ़ें, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अवैध रूप से बेदखल की गई महिला को 1 लाख रुपए की क्षतिपूर्ति का आदेश और सिविल जज के खिलाफ यहाँ पे देखिए अनुशासनात्मक कार्रवाई की सिफारिश की है, ठीक है। देखिए 1 लाख, जैसे मान लीजिए ए बंदा था, उसने पैतृक जमीन बेच दी, ठीक है, उसकी पत्नी घर में रहती थी, और जो प्रतिवादी था उसने जो है कोर्ट से स्थायी निषेधाज्ञा लेके और जो है पत्नी को बेदखल करवा दिया। पत्नी चली गई हाई कोर्ट और हाई कोर्ट से पत्नी को 1 लाख रुपया जो है जुर्माना के तौर पे, कंपनसेशन के तौर पे मिला है, और जज के खिलाफ भी कार्रवाई हुई। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और समझेंगे आप इस वीडियो में पूरा मैटर, ठीक है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सोमवार को एक महिला और उसके 3 नाबालिग बच्चों को अवैध रूप से घर से बेदखल किए जाने के मामले में बड़ी राहत देते हुए 1 लाख रुपए का मुआवजा देने का आदेश दिया। साथ ही अदालत ने संबंधित संपत्ति का पुनः कब्जा बहाल करने का निर्देश भी जारी किया। इसके साथ ही कोर्ट ने मामले को गंभीर मानते हुए आदेश की प्रति मुख्य न्यायाधीश जो वहाँ के हुए जिले के भेजने का निर्देश दिया, ताकि उस सिविल जज, ठीक है, के खिलाफ उचित प्रशासनिक कार्रवाई पर विचार किया जा सके जिसने प्रतिवादी के पक्ष एक तरफा अंतिम रोक आदेश देकर सुनवाई का अवसर दिए बिना जो है याचिकाकर्ता को संपत्ति से बेदखल करा दिया। यानी कि जज को नोटिस इसलिए दिया गया कि भाई आपने जो भी मान लीजिए जो महिला थी, ठीक है, उसको बिना सुने आपने स्टे दे दिया और उसको मतलब बेदखल करवा दिया, ये कहीं ना कहीं गलत है। और बिल्कुल गलत है साथियों। मैं देख रहा हूँ कि कई लोगों के दाखिल खारिज हो जाते और न्यायिक अधिकारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार या अन्य न्यायिक अधिकारी बिना किसी नोटिस के वो रेस्टोरेशन कर देते हैं, उस आदेश को कैंसिल कर देते हैं। ये बड़ी समस्या है, इन लोगों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई होनी चाहिए, ठीक है। और देखिए ये हुई भी है। अब आगे देखते हैं कि भाई मैटर क्या था इसका, ठीक है। मैंने फिर कहा जो भी लोग कंसल्टेशन करना चाहते हैं कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप कमेंट्स में ना पूछें, ठीक है। जस्टिस मनोज कुमार गुप्ता और जस्टिस अरुण कुमार की खंडपीठ ने कहा कि प्रशासनिक अधिकारियों और ट्रायल कोर्ट द्वारा किया गया यह कदम अधिकार क्षेत्र से परे है। ये 151 सीपीसी की कार्रवाई की गई थी यहाँ पे, ठीक है, उससे जो है परे है। अब देखिए शक्ति का दुरुपयोग के समान है। अदालत ने टिप्पणी की कि ट्रायल कोर्ट ने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर आदेश पारित किया है। प्रशासनिक अधिकारियों की राजस्व टीम बनाकर कब्जा दिलाने की कार्रवाई भी जो पूर्णतः अवैध और प्रशासनिक शक्तियों का दुरुपयोग, घोर दुरुपयोग है। कोर्ट ने यह भी कहा कि मामले को जिस जल्दबाजी में निपटाया गया है उससे आदेशों की विश्वसनीयता और निष्पक्षता पर गंभीर संदेह उत्पन्न होता है। यह प्रशासनिक जांच का विषय है। अच्छा एक बात बताइए, देखिए कई लोग मुझसे फ़ोन करते हैं कि सर स्टे वकील ने कह दिया अगली तारीख पे मिल जाए, कई लोग करते सर आधे के रेस्टोरेशन कर दिया। भाई दूसरे पक्ष को भी सुना जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि दूसरे पक्ष को बिना सुने आप एक एक्सपायरी ऑर्डर जल्दबाजी में जारी कर रहे हो, कहीं ना कहीं गलत है। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि याचिकाकर्ता अपने पति, सास, ससुर और बच्चों के साथ उक्त संपत्ति में रहती थी। अब देखिए एक्स नाम का ससुर था, वो एक्सपायर हुआ। एक्स के दो बच्चे थे, ए और बी, दोनों शराबी वगैरह थे। इन दोनों ने प्रॉपर्टी बेच दी एक पेशकार को, ठीक है ना। आप देख सकते हैं
यहाँ पे आप देखते हैं कि संपत्ति में रहती थी और वह ब्यूटी पार्लर चलाती थी, दुकान चलाती थी। आरोप ये है कि उसके पति और देवर ने प्रतिवादी नंबर 8 जो सीजेएम कोर्ट में पेशकार था, ध्यान रहे, अब इसीलिए संदिग्ध मामला हो जाता है, सीजेएम कोर्ट में पेशकार था, ने अपने प्रभाव का उपयोग कर पहला फुसला कर गलत तरीके से विक्रय विलेख करवा लिया। और विक्रय विलेख किससे करवा लिया? पैतृक संपत्ति का, ध्यान रखना, विक्रय विलेख करवा लिया। इसके बाद प्रतिवादी ने तहसील और पुलिस की मदद से जबरन बेदखली की कोशिश की, लेकिन महिला ने यह कहते हुए मना कर दिया कि यह घर उसका पैतृक है। वो नहीं निकल रही थी, वो कह रही थी पैतृक है, क्योंकि आजकल भाई यूट्यूब वगैरह है, सब लोग जान जाते हैं। वो कह रही थी कि पैतृक संपत्ति, और पैतृक संपत्ति में बच्चों का भी अधिकार है, हमारा भी अधिकार है, हम नहीं निकलेंगे भाई। ठीक है, आपने जो संपत्ति ये लिखाई है वो हमारे पति और देवर को खिला पिला के नशे में आपने करवाई है, हम इसके संबंध में कोर्ट जाएंगे। लेकिन उसने जो है 151 की कार्रवाई करके बेदखली का ऑर्डर जारी करा के उसने जो है बेदखली करा दिया, और वह अपने 3 बच्चों 3 से 8 वर्ष के साथ वहीं रहती थी। बाद में प्रतिवादी ने स्थायी निषेधाज्ञा, जो जिसे निकालना था, जिसने खरीदा था, का मुकदमा दायर करके ट्रायल कोर्ट ने एक तरफा अंतरिम आदेश पास कर दिया, जिसके बाद प्रशासन ने टीम भेजकर महिला को घर से बाहर निकाल दिया था। और जिसके बाद में आपको पता ही है कि हाई कोर्ट ने जो है उसके ऊपर क्या कार्रवाई की, बहुत अच्छी कार्रवाई की। जिसने लिखाया था पैतृक संपत्ति, उस पर भी 1 लाख का जुर्माना, जो उसे परेशान किया गया, और उन जज साहब के ऊपर भी विभागीय कार्रवाई के आदेश दे दिए। तो इसलिए साथियों, ये है कि आप पैतृक ज़मीन खरीद रहे हैं या कोई भी काम कर रहे हैं, तो आप कानून के दायरे में रह के करें। ठीक है, मैंने कई बार बताया है मिथाक्षरा और दाया भाग के बारे में। ठीक है, कि मिथाक्षरा क्या कहती है, पैतृक संपत्ति पर किसका अधिकार होता है, मैंने सब कुछ आपको बता दिया है। फिर भी आप जूनियर एडवोकेट हैं, ये अगर आपको ई बुक अच्छी लगे तो आप इसको परचेस करने के लिए व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। ये पीडीएफ में आप ले सकते हैं निर्धारित शुल्क जमा करके। ठीक है, ये रहा हमारा व्हाट्सएप नंबर।